हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट की आपकी एक यूनिट है फ्रीडम, स्वतंत्रता। इसमें आपको कई सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जो आपका एक टॉपिक है लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसको हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आज के इस वीडियो में हम आपके इस यूनिट से संबंधित जो टॉपिक है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का, इसको पूरी तरह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा आज के इस वीडियो में। इसके अलावा इमेंसिपेशन और स्वराज का जो टॉपिक आपको इस यूनिट में पढ़ना है, उसको नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो आपका टॉपिक है लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, ये जो स्वतंत्रता का टॉपिक है, इसमें आपको कई सारी बातें जाननी है। जैसे कि सिंपल सा है कि स्वतंत्रता क्या होती है। सबसे पहले आप इसको समझेंगे कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, ठीक है, मीनिंग आप जान लेंगे। इसके अलावा नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो लिबर्टी है, इस या नकारात्मक और सकारात्मक जो स्वतंत्रता है, इसका क्या अर्थ होता है ये आप जान लेंगे। ये तो सिंपल बातें होंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन साथ में ही यहाँ पर आपको कुछ विद्वानों के बारे में, विद्वानों ने भी कुछ बातें बताई हैं। स्पेशली जो आइजिया बर्लिन है, एक विद्वान है जिन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के ऊपर कई सारी बातें कही हैं, तो उनके बारे में भी आपको स्टडी करना है। इसके अलावा जो मार्क्सवादी हैं, यानी कि जो मार्क्सिस्ट हैं, वो किस तरह से स्वतंत्रता को देखते हैं, थोड़ा सा आपको इसको भी समझना है। तो कई सारी बातें होंगी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, इस टॉपिक में ही सारी बातें ऐड हैं और सारी की सारी बातें नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही आपको पढ़ाई जा रही हैं। आप ये ना सोचें कि कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है या कम पढ़ाया जा रहा है, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपको पूरी तरह नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारी बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो बड़ी हो जाती है तो वो उसका रीज़न बस यही है कि सारी बातें यहाँ पर शामिल की गई हैं, और एक कॉलेज स्टूडेंट को जितना पढ़ना चाहिए, ग्रेजुएशन के दौरान जितना आपको पढ़ना चाहिए, उतना ही आपको दिया जा रहा है। तो ये ना सोचें कि बहुत बड़ी वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आप समझ सकें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि स्वतंत्रता होती क्या है। ठीक है, लिबर्टी या फ्रीडम है, इसकी मतलब इसका कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, स्वतंत्रता की संकल्पना, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आखिर ये है क्या। तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बस आप एंड तक देखते रहिए। ठीक है, सारी बातें मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपको आएंगी समझ में, बस अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो। साधारणतः स्वतंत्रता की मांग इस आधार पर की जाती है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। विवेकशील का मतलब होता है समझदार प्राणी, ठीक है, जिसके अंदर बुद्धि होती है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऐसी स्वतंत्रता की मांग मनुष्य के लिए इसलिए की जाती है क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ऐसा माना जाता है। अब जानवरों के लिए स्वतंत्रता की मांग क्यों नहीं की जाती? ऐसी मांग क्यों नहीं की जाती कि सभी जानवर स्वतंत्र हैं और उन्हें शहरों में भी आने दिया जाए? ठीक है, ऐसी मांग क्यों नहीं की जाती? क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य और जानवरों में अंतर है। तो मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए नॉर्मली मनुष्य के लिए स्वतंत्रता की मांग की जाती रही है। पहले मनुष्यों को दास बनाकर भी रखा जाता था, तो इसीलिए मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, ऐसा बताया जाता रहा है, और मनुष्य की स्वतंत्रता की मांग की जाती रही है। स्वतंत्र होने का अर्थ है भविष्य को मनचाहा रूप देना, अपने आदर्शों को यथार्थ में परिणत यानी कि बदलने की सामर्थ्य, और अपने व्यक्तित्व की क्षमताओं को मूर्त रूप दे पाना। सिंपल सा यहाँ पे 3 लाइन थोड़ी सी टफ लग रही होंगी, लेकिन हल्का सा यहाँ पे मतलब बताया जाए तो स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि स्वतंत्र वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर किन्हीं क्षमताओं को डेवलप कर सकता है। व्यक्ति सक्षम बन सकता है किसी भी चीज़ के लिए जिसकी वो मेहनत करे, या जिस दिशा में या जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करे, वैसी वो क्षमताएं पा सकता है। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए जो भी वो चाहता है उसको यथार्थ रूप में बदलने की उसे पूरी स्वतंत्रता या आज़ादी होती है। तो यही होता है स्वतंत्र होने का नॉर्मल अर्थ। बाकी आगे क्लियर होगा। औपचारिक रूप से अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑफिशियली देखें, नॉर्मली हम जमीनी स्तर के अगर हम हटा दें सब कुछ, और औपचारिक दृष्टि से नॉर्मली अगर हम देखें तो स्वतंत्रता की संकल्पना प्रतिबंध के अभाव का संकेत देती है। मतलब ये कि प्रतिबंध का ना होना ही स्वतंत्रता है। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि प्रतिबंध जब नहीं होता, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, रोक नहीं होती, प्रतिबंध नहीं होता, तो ये चीज़ हमें स्वतंत्रता का एहसास कराती है। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसी स्वतंत्रता की मांग केवल विवेकशील कर्ता के लिए की जाती
है या की जाती रही है। विवेकशील कर्ता मैंने बता दिया, बुद्धिमान प्राणी के लिए स्वतंत्रता की मांग की जाती रही है। अब देखिए सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो स्वतंत्रता क्या है? प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। ठीक है, लिबर्टी है क्या? जब प्रतिबंध नहीं होते, जब रोक टोक नहीं होती, मतलब किसी चीज़ के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए होते, तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्रता। औपचारिक दृष्टि से कह रहे हैं, ठीक है, एक शाब्दिक रूप में आप समझ सकते हो स्वतंत्रता का ये अर्थ होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो किसी भी प्रकार की रोक टोक का ना होना। तो यहाँ तक आपको हल्का सा स्वतंत्रता का मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया होगा आपको यहाँ तक समझ में स्वतंत्रता होती क्या है। नहीं भी आया तो आगे तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको हल्का सा मीनिंग मैंने बता दिया। अब थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो डिटेल में अगर हम जा रहे हैं तो ऐसी स्वतंत्रता की जो मांग है वो विवेकशील कर्ता के लिए की जाती है, और इसके दो सिद्धांत हैं। मतलब ये कहने का ये है कि अभी मैंने आपको कहा ना कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। मतलब हम चाहते हैं कि मनुष्य के लिए प्रतिबंध ना हो, रोक ना हो मनुष्य के लिए, कहीं भी आने जाने की या किसी भी तरह की रोक टोक ना हो मनुष्य के लिए, और यही मनुष्य की स्वतंत्रता है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है वो विवेकशील प्राणी के लिए की जाती है। हाँ, मतलब जिसके अंदर बुद्धि हो या विवेकशील प्राणी है, जो वैसे मनुष्य सभी के सभी विवेकशील ही हैं, तो मनुष्य के लिए स्वतंत्रता की मांग की जाती है। लेकिन इसके दो सिद्धांत हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से देख रहे हैं हम, इसके दो सिद्धांत हैं। अब स्वतंत्रता की मांग से संबंधित ये जो दो सिद्धांत है वो हैं क्या, इसको अब एक एक करके हम देख लेते हैं। देखो, एक सिद्धांत यह मानकर चलता है कि तर्क बुद्धि या विवेक, तर्क बुद्धि का मतलब ये होता है कि तर्क वितर्क करने का दिमाग, ठीक है, इतनी आपके अंदर क्षमता है ना रीजन पूछने की, हर चीज के पीछे तर्क वितर्क करने की, तो उसे हम कहते हैं तर्क बुद्धि या विवेक, दिमाग। ठीक है, अब एक सिद्धांत यह मानकर चलता है कि तर्क बुद्धि या विवेक की क्षमता इन्हें गिने लोगों में ही पाई जाती है। ये सिद्धांत स्वतंत्रता की मांग करके भी जनसाधारण के लिए पराधीनता यानी कि गुलामी की परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। इसके अलावा दूसरा सिद्धांत सभी मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है और इसलिए सबको एक जैसी स्वतंत्रता देने की मांग करता है। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, याद भी हो जाएगा कि स्वतंत्रता की मांग से संबंधित दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत कहता है कि देखो, जो तर्क बुद्धि है, जो विवेक है ना, जो दिमाग वगैरह है, वो इन्हें गिने लोगों में ही पाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम सबको स्वतंत्रता नहीं दे सकते। इस तरह ये जो सिद्धांत है पहला वाला, वो स्वतंत्रता की मांग करते हुए भी अधिकांश लोगों को गुलाम बना देता है, क्योंकि ये कहता है कि सिर्फ इन्हें गिने लोगों में दिमाग है, और जाहिर सी बात है स्वतंत्रता की मांग या स्वतंत्रता उन्हें ही देने का प्रयास किया जाता है जो विवेकशील प्राणी हो। तो इस तरह ये वाला जो पहला सिद्धांत है वो अधिकांश लोगों को गुलामी की परिस्थितियां उनके लिए पैदा करता है। इसके अलावा जो दूसरा सिद्धांत है दोस्तों, वो कहता है कि जो मतलब मनुष्य हैं वो सभी के सभी विवेकशील प्राणी है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, तो उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, एक बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे बात को समझिए, ये जो पहला सिद्धांत है ये बहुत ही प्राचीन समय से चलता आया है। स्पेशली हम यूरोप के हिस्टोरिकल वे से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसके उदाहरण को हम लेंगे। ठीक है, देखिए, अब ये जो सिद्धांत है वो काफ़ी पुराना है, ये जो पहला सिद्धांत है वो काफ़ी पुराना है, और दूसरा सिद्धांत आधुनिक समय में ही आज लागू है पूरी तरह। ठीक है, अब ये जो पहला सिद्धांत है इसके पीछे मैं कुछ तर्क यहाँ पे देता हूँ, उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं। जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है एरिस्टोटल, इन्होंने दास प्रथा का समर्थन इस आधार पर किया था कि कुछ मनुष्य विवेकशील प्रकृति की श्रेणी में नहीं आते। जो पहला वाला सिद्धांत कह रहा था उसी का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर अरस्तु यही कह रहे हैं कि भाई देखो, जो दास प्रथा है वो सही है। कुल मिलाकर आप जब एरिस्टोटल को पढ़ेंगे तब जाके आपको सारी बातें समझ में आएंगी, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल सा समझिए कि जो अरस्तु थे वो दास प्रथा का समर्थन करते हैं। वो मानते हैं कि सभी मनुष्य विवेकशील प्राणी नहीं होते। वो उनका कहने का मतलब ये था कि कुछ मनुष्य विवेकशील प्राणी होते हैं और कुछ मनुष्य विवेकशील प्राणी नहीं होते, और इस तरह ये जो इनका विचार था, इसके कारण लंबे समय तक गुलाम की जो एक पराधीनता की जो परिस्थितियाँ थी वो पैदा होती रही या वो बनी रही। यूरोपीय चिंतन में शताब्दियों तक यह मान्यता प्रचलित रही। मतलब यूरोप में हम देखें तो लंबे समय तक ये मान्यता प्रचलित रही थी, और इसी के चलते वहाँ पे दास प्रथा का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। इसके अलावा भारत में भी आप देख सकते हो, जो पहला वाला सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया स्वतंत्रता की जो मांग से संबंधित है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो।
प्राचीन भारत की जाति प्रथा कास्ट सिस्टम के अंतर्गत भी सद्गुण की क्षमता की दृष्टि से भिन्न भिन्न जातियों के मनुष्यों में विस्तृत भेदभाव बढ़ता जाता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप भारत में भी उदाहरण देख सकते हैं कि भारत में भी एक टाइम ऐसा था जिस टाइम माना जाता था कि हाँ, स्टडी करने का कार्य सिर्फ ब्राह्मण का है या क्षत्रिय वर्ग के लोगों का या वैश्य लोगों का वर्ग का है। शूद्र लोग स्टडीज़ नहीं कर सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, या काम के आधार पर, या जो मतलब सॉरी उनका जो जन्म था उसके आधार पर जातियों में लोगों को वर्गीकृत कर दिया गया था। उनके काम निर्धारित कर दिए गए थे, उनके जो गुण होते हैं वो निर्धारित कर दिए गए थे। तो मनुष्य में भेद किया गया था। तो इस तरह हमने जो पहला वाला सिद्धांत था इससे संबंधित उदाहरणों को भी हमने देख लिया। लेकिन आज के टाइम पर आप देख सकते हैं आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य में ऐसा कोई तात्विक या गुणात्मक अंतर नहीं होता। मतलब मनुष्य में ऐसा कोई अंतर नहीं पाया जाता जैसा कि पहले किया जाता रहा था। नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर ऐसा कोई अंतर नहीं पाया जाता, चाहे जाति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, तो ऐसा कोई अंतर नहीं पाया जाता। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ नहीं, हमने कुछ खास ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें कठिन चीज़ें पढ़ी हूँ। बहुत इजी चीज़ थी यहाँ पर कि दो सिद्धांत थे, नॉर्मली आपको मैंने बता दिया। एक सिद्धांत ये है जो कहता है कि इन्हें गिने लोगों में ही पाई जाती है विवेक की क्षमता या बुद्धि, और ये कहता है कि भाई देखो सभी मनुष्य विवेकशील प्राणी हैं, तो सभी को एक बराबर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समाज में स्वतंत्रता के सार्थक प्रयोग के लिए यह जरूरी है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइसेंस के तौर पर देख रहे हैं स्वतंत्रता को। क्या स्वतंत्रता लाइसेंस है? कहने का मतलब है कि अब हम स्वतंत्रता को लाइसेंस से जोड़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। लाइसेंस का मतलब होता है आज़ादी। मतलब स्वतंत्र मतलब लाइसेंस का मतलब है कि बिल्कुल ही प्रतिबंध ना होना। तो यहाँ पे उसी के संदर्भ में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, समाज में स्वतंत्रता के सार्थक अगर हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता का सही से प्रयोग हो, तो ऐसा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लीजिए आज मैं लाउड स्पीकर का यूज़ करने के लिए स्वतंत्र हूँ, लेकिन मेरे लाउड स्पीकर यूज़ करने से कई सारे लोगों या कुछ आसपास के लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है या उन्हें डिस्टर्बेंस हो रही है। मान लीजिए मैं रात के 12 बजे लाउड म्यूज़िक सुन रहा हूँ, तो आसपास के जो मतलब लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, तो ये उनकी स्वतंत्रता में हनन हो रहा है, उनका स्वतंत्रता में बाधक पैदा हो रही है। तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता का सही से प्रयोग हो, तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का भी कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। अभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरह यदि स्वतंत्रता पर कोई अंकुश ना हो तो वह स्वच्छंदता का मतलब होता है लाइसेंस का रूप धारण कर लेती है। ऐसी हालत में एक मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरे मनुष्य की विवशता बन जाती है। उदाहरण के लिए बड़ी मछली छोटी मछली को अपना आहार बना सकती है अगर उसे ये स्वतंत्रता मिल जाती है। बड़ी मछली के स्वतंत्रता के कारण छोटी मछली को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ सकता है। यदि चोर की स्वतंत्रता दूसरे का माल चुरा लेने की खुली छूट चाहे तो इसे स्वतंत्रता कहना एक मजाक होगा। यदि सड़क पर गाड़ी चलाने वाले की स्वतंत्रता जिधर भी चाहे जितनी रफ्तार से गाड़ी चलाने या मोड़ देने में निहित हो, तो अन्य यात्रियों की स्वतंत्रता ही नहीं छिन जाएगी, उनके जान माल को भी हानि या खतरा पैदा हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो और अच्छे से मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को हम मतलब पूरी तरह उसको लाइसेंस दे दें, उसकी स्वतंत्रता को एक तरह से लाइसेंस दे दें, तो इससे दूसरे व्यक्ति को हानि हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही प्रतिबंध हटा दो, कुछ तरह के प्रतिबंध भी हों जो कि सिर्फ इसलिए लगाए जाएंगे ताकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा ना बने। उदाहरण के लिए अगर हम सबको स्वतंत्र छोड़ देंगे तो इससे दिक्कत पैदा हो जाएगी। लाइक अगर हम तालाब का उदाहरण ले लें तो तालाब में क्या है, एक बड़ी मछली स्वतंत्र है, तो बड़ी मछली की स्वतंत्रता है कि वो छोटी मछली को खा सकती है, तो छोटी मछली तो इस तरह उसका आहार बन जाएगी, और इस तरह बड़ी मछली की स्वतंत्रता का नुकसान हुआ छोटी मछली को, क्योंकि अगर बड़ी मछली इतना स्वतंत्र नहीं होती तो हो सकता था छोटी मछली की जान बच जाती या छोटी मछली की स्वतंत्रता का हनन ना होता। तो सिंपल सी बात है,
अगर ऐसा ही उदाहरण अगर हम मानव जीवन में देखें तो अगर एक चोर है, वो चाहता है कि भाई मुझे स्वतंत्रता हो, मैं चोरी कर सकूं, ठीक है, मुझे पूरी स्वतंत्रता मिले, तो ये तो एक मजाक ही होगा ना कि अगर हम उसे स्वतंत्रता दे दें तो और वो चोरी करता है, फिर हम उसको पकड़ते हैं, तो वो कहेगा कि भाई स्वतंत्रता का, फ्रीडम का अर्थ या लिबर्टी का अर्थ है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पर किसी भी तरह की रोक टोक या प्रतिबंध नहीं है, तो इससे दिक्कत पैदा हो जाएगी, ठीक है, जो कि सही नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गाड़ी चलाने की, तो अगर हम बात करें कि हमें गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है, तो वो स्वतंत्रता अगर हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं या जिधर चाहे हम उधर गाड़ी चला रहे हैं, फुटपाथ पर हम गाड़ी चला दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का नुकसान होगा या उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इससे दूसरे व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उसमें बहुत बड़ी बाधा पैदा होगी। तो इस तरह आई होप यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि इसमें इस तरह एक थोड़ा सा स्वतंत्रता पर नियंत्रण भी होना आवश्यक है। सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। यही कारण है कि स्वतंत्रता नियम और व्यवस्था की मांग करती है और उसके साथ पहली शर्त यही जुड़ी हुई रहती है कि दूसरों को भी वैसी ही और उतनी ही स्वतंत्रता का अधिकार है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की स्वतंत्रता एक दूसरे के लिए बाधक नहीं बननी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों यही कहा जा सकता है कि सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सभी की स्वतंत्रता पर, फ्रीडम पर, लिबर्टी पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए। कुल मिलाकर ये भी कह सकते हो आप कि स्वतंत्रता नियम और व्यवस्था की मांग करती है कि एक नियम भी होना चाहिए, व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति बराबर की स्वतंत्रता का लाभ उठा सकें। ठीक है, इस तरह ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह स्वतंत्रता पर समानता का अंकुश रहता है। मतलब ये है कि स्वतंत्रता तो मिलती है लेकिन वो समानता के साथ मिलती है कि स्वतंत्रता सभी को एक बराबर मिल रही है और सभी स्वतंत्र हैं, तो हमें सभी की स्वतंत्रता का ध्यान रखना पड़ता है। और ये व्यवस्था करने के लिए कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने, इसके लिए राज्य यानी कि सरकार की सत्ता की आवश्यकता जरूरी हो जाती है। परंतु उस सत्ता पर अंकुश हो जो भी जरूरी है ताकि राज्य इस व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट ना कर सके। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर आपने यही समझा यहाँ पर कि स्वतंत्रता पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध भी होना चाहिए और एक समानता होनी चाहिए और नियम और व्यवस्थाएं भी स्वतंत्रता के लिए स्थापित होनी चाहिए ताकि सभी व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपनी अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकें। और इसके लिए ये सारी व्यवस्था करने के लिए सरकार की सत्ता की आवश्यकता भी है। ठीक है, यहाँ पर आप इस पॉइंट को ये समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता और सत्ता के रूप में समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब हमें सरकार की आवश्यकता भी हो गई है कि सत्ता या सरकार या जो राज्य है उसकी सत्ता भी होनी चाहिए, उसकी सरकार भी होनी चाहिए ताकि वो स्वतंत्रता में जो मतलब स्वतंत्रता है उसके लिए नियम और व्यवस्था स्थापित कर सके। लेकिन साथ में ही जो राज्य है या जो राज्य की सत्ता है इसके ऊपर थोड़ा अंकुश भी होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि राज्य की जो सरकार है या जो सत्ता है वो पूरी तरह लोगों की स्वतंत्रता को नष्ट कर दे। तो इसके ऊपर थोड़ा अंकुश भी होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होंगी सारी बातें। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स में चैप्टर को डिवाइड करते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तक हमने जितना पढ़ा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक अगला टॉपिक देख रहे हैं, कानून और स्वतंत्रता को। ठीक है, अब ये कैसे जुड़े हुए हैं तो इसको आप देख लो। देखो, लोकतंत्रीय और कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत कानून का ध्यान स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना होता है। ठीक है, सिंपल है। कानून का उद्देश्य क्या है तो देखिए, दो मेनली उद्देश्य होते हैं कानून के। एक उद्देश्य दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा करना या कभी कभी हमारी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकता है। ठीक है, देखिए कानून का एक उद्देश्य नॉर्मली ये होता है कि जो दूसरे व्यक्ति हैं या जो व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। ठीक है, और जो भी व्यक्ति है उसकी या जो कानून है वो अपनी मतलब व्यक्ति की जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है तो ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा ना पैदा करे, ये एक उद्देश्य होता है कानून का। इसके साथ ही इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसकी भी स्वतंत्रता की रक्षा करना कानून का एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा कानून के प्रतिबंधों का
कानून के प्रतिबंधों का दूसरा उद्देश्य सामाजिक मूल्यों या आदर्शों की रक्षा करना हो सकता है। मतलब समाज में व्यवस्था बनाना एक कानून का उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता के आयाम प्रकार में नहीं, यहाँ पे आप आयाम लिख लो, ठीक है। स्वतंत्रता के क्या आयाम होते हैं, इसे हम हल्का सा समझेंगे आयाम को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, स्वतंत्रता का 3 नॉर्मली आयाम है। एक है नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब है कि एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब एक व्यक्ति है तो उसे अपने जीवन से संबंधित या दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है वो उसे प्राप्त है, वो कहीं भी मतलब आ जा सकता है मुख्य रूप से, या जो नॉर्मली जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होती हैं वो उसको मिली हुई हैं, ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता में आ जाता है जैसे कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है, उसके पास अधिकार है, तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। वो आंदोलन कर सकता है, ये राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। शांतिपूर्ण ढंग से कोई व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति की मतलब आर्थिक रूप से रक्षा की जाएगी। इसमें थोड़ा सा ये भी आ जाता है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से कोई भी जो काम करना चाहे तो वो काम कर सकता है, अर्निंग कितनी भी कर सकता है वो। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता में ये भी है कि व्यक्ति की थोड़ा सा मतलब व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, मतलब उसे रोटी कपड़ा और मकान भी उपलब्ध हो सके। व्यवसाय करने का, कोई भी व्यवसाय करने का उसे अधिकार प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमने स्वतंत्रता के आयामों को भी समझ लिया। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली। एक बार थोड़ा सा मैं आपको सारी बातें रिमाइंड करा देता हूँ। हमने पढ़ लिया यहाँ पर कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, ठीक है। हमने ये बातें आप यहाँ पर आपको बताई मैंने यहाँ पे। इसके अलावा स्वतंत्रता से संबंधित 2 सिद्धांतों की बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे स्वतंत्रता और लाइसेंस का टॉपिक आपको पढ़ाया, ठीक है। लाइसेंस का अगर टॉपिक, जरूरी नहीं कि ये टॉपिक आप रखो ही, ठीक है। आप यहाँ पे ये जो बातें हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारी बातें आपको एक आइडिया देती हैं अच्छे से। इसी में आपको मैंने थोड़ा सा ये भी बताया कि राज्य और सत्ता, सॉरी, स्वतंत्रता और सत्ता के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ी सी ये 4 लाइनों में मैंने आपको बातें बताई कि एक सरकार का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है व्यवस्थाएं बनाने में, ठीक है। जो व्यक्ति, जो भी बच्चे सत्ता और स्वतंत्रता की तुलना करके पढ़ना चाहते हैं तो वो इस 4 लाइनों से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। या थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी दे दूं, थोड़ा सा आपको और बता दूं, तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि देखिए, राज्य के निर्माण से पहले आरंभिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। देखिए, सिंपल सी बात है, पहले जब सरकार नहीं बनी थी तब क्या था। जब सरकार नहीं बनी थी तो एक तरह से व्यक्ति स्वतंत्र था, लेकिन हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई व्यक्ति बाधक भी बन जाता था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई व्यवस्था हो, कोई नियम हो। स्वतंत्र जो ताकतवर व्यक्ति था वो अपनी स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाता था, और कमज़ोर व्यक्ति की स्वतंत्रता का या फ्रीडम या लिबर्टी का हनन होता था। और इसी के लिए, इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सरकार बनाई गई। और इस सरकार ने क्या किया, सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई ताकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा ना उत्पन्न कर सके। तो यही जो स्वतंत्रता और सत्ता का जो टॉपिक है, ये यहीं पर, ये इतना ही आपको पढ़ना है। ये आपको एक अच्छा आइडिया देगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसके अलावा कानून वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया कि कानून के क्या उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता के आयाम मैंने आपको बताया, ठीक है। स्वतंत्रता के क्या आयाम हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की। देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात बताऊंगा, जितना भी मैंने अभी आपको स्टडी कराया ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट था और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। इसके अलावा जो आपका एक नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम इमेंसिपेशन और स्वराज को पढ़ेंगे, तो उसमें हमें फ्रीडम वाला टॉपिक उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की। तो क्या है, कैसे हैं, यहाँ पे सारी बातें ध्यान से समझिए दोस्तों। और प्लीज़ यही कहूँगा, एंड तक देखना वीडियो को, क्योंकि इज़ाया बर्लिन या जो आइजिया बर्लिन है उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही कहूँगा कि एंड तक देखो वीडियो को, पूरे सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। थोड़ा सा टंग स्लिप हो जा रही है, जीभ स्लिप हो जा रही है, क्योंकि थोड़े यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म है और लगातार मतलब मैं बोलते ही जा रहा हूँ विदाउट एडिटिंग। यहाँ पे लगातार मैं बोलते जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंध का अभाव ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। अर्थात यदि व्यक्ति कुछ करना चाहता हो तो उसे वैसा करने से रोका ना जाए,
इस तरह की स्वतंत्रता को नकारात्मक या औपचारिक स्वतंत्रता कहते हैं। सिंपल सा है, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर कम शब्दों में बात की जाए कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसे हम नॉर्मली प्रतिबंध के अभाव के रूप में ही समझ सकते हैं। कि जब हम कहें कि प्रतिबंध का अभाव है, आपको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, अगर वह कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है और उसे वैसा करने दिया जाए, उसे रोका ना जाए, तो ये है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसकी कुछ मान्यताएं हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे से सारी बातें समझाएंगी। जैसे कि पहली मान्यता यह है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित और अहित जानता है। ये कहता है कि देखो, नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि देखो, व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान प्राणी है, मतलब व्यक्ति के अंदर दिमाग होता है और उसे अच्छा और बुरा सब पता है, वो अच्छे बुरे में अंतर कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रतिबंध मत लगाओ। इसके अलावा इसकी दूसरी मान्यता है कि सभी तरह के बंधन या प्रतिबंध, चाहे वह सामाजिक बंधन हो, सामाजिक मतलब हम समाज में रहते हैं ना, हमारी कई तरह की बॉन्ड्स होती हैं, बंधन होते हैं, ठीक है, या फिर राजनीतिक बंधन हो, व्यक्ति के विकास में बाधा पैदा करते हैं। जो बंधन या जो प्रतिबंध होते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में, व्यक्ति के विकास में बाधा पैदा करते हैं। ऐसी मान्यता नकारात्मक स्वतंत्रता की है, ठीक है। दूसरी मान्यता ये है कि किसी भी तरह का जो बंधन होता है, जो प्रतिबंध लगाया जाता है व्यक्ति के ऊपर, इससे व्यक्ति के विकास में रुकावट पैदा होती है, ऐसा नकारात्मक स्वतंत्रता मानती है। इसके अलावा तीसरी मान्यता यह है कि राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए, जो सरकार है उसकी भूमिका जो है वो सीमित होनी चाहिए, क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि जो राज्य है, जो सरकार है, उसका जो रोल है वो बहुत कम होना चाहिए, उसका रोल बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि जो राज्य है जो ज़्यादा दखल देता है व्यक्ति की स्वतंत्रता में, तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। स्वतंत्रता का यह दृष्टिकोण उदारवाद की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना नेगेटिव लिबर्टी की, पूरी तरह ये पूरा का पूरा विचार जो है ना, एक्चुअली में ये उदारवाद, जो लिबरलिज्म की विचारधारा है, उससे पूरी तरह संबंधित है। लिबरलिज्म वाले जो देश हैं, आप देख सकते हैं, अमेरिका हो गया, पश्चिमी यूरोपीय देश देख लो आप, देश जितने भी देश हैं ये पश्चिमी यूरोपीय देश हो गए, अमेरिका हो गया, इन देशों में आप देखोगे ऐसी लिबर्टी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है। हालांकि अब यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी शुरुआत से ही नेगेटिव लिबर्टी पे ज़्यादा बल दिया गया था। थोड़ा सा वेट करना, मैं अभी उदाहरण देकर आपको सारी बातें अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। जब समाज भारी आर्थिक विषमताओं से ग्रस्त हो, तब नकारात्मक स्वतंत्रता इन विषमताओं के प्रति तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाती है, ठीक है, तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाती है। जैसे कि भारतीय समाज में भारी आर्थिक विषमता पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण देकर यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बातों को। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि समाज में हम जानते हैं कि भारी आर्थिक विषमता पाई जाती है। समाज में आप देखेंगे कि बहुत लोग अमीर हैं, बहुत लोग गरीब हैं, बहुत आप देखेंगे विषमता है, इनइक्वालिटी है। कईयों के पास इतना पैसा है कि मतलब काउंट करने में भी, अगर कोई व्यक्ति हाथ से गिनने बैठ जाएगा तो कई दिन लग जाएंगे, इतना पैसा है कई लोगों के पास। और कई लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आर्थिक विषमता बहुत ज़्यादा है। कई लोगों के पास 10 घर हैं, कई लोगों के पास एक भी अपना घर नहीं है। तो विषमताएं आप देखोगे बहुत ज़्यादा हैं। अब समाज में जब ऐसी विषमताएं होती हैं, असमानताएं होती हैं, तो उस समय जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, जो नेगेटिव लिबर्टी होती है, वो कुछ नहीं करती, वो कुछ भी नहीं करती। वो बस ये देखती है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता में दूसरा व्यक्ति बाधा ना डाले, बस, ठीक है। उदाहरण आप देखो, जैसे कि आज आप यहाँ पर आप देखिए, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर जो एग्जांपल दे रहा हूँ है तो वो हकीकत का एग्जांपल, लेकिन फिर भी नेगेटिव लिबर्टी के साथ मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आप देखो भारत में क्या है। अब भारत में जो अगर हम देखेंगे, जो कुल संपत्ति, कुछ जो हमारी टोटल अर्थव्यवस्था आप कह लो है, अगर हम उसमें देखें, भारत में कुल जो संपत्ति अगर हम उसको देखें, तो भारत में 1% जो आबादी है, भारत में जो 1% लोग हैं, उनके पास लगभग 40% टोटल देश का पैसा है। खुद सोच लो आप कि जो भारत में 1% व्यक्ति हैं, टोटल जितने भी करोड़ व्यक्ति हैं भारत में, लगभग आज 140 करोड़ व्यक्ति हैं भारत में, ठीक है। तो लगभग 140 करोड़ व्यक्तियों में से जो 1% व्यक्ति हैं, उनके पास पूरे देश का 40% पैसा है। इसके अलावा जो अगर हम निम्न स्तर के जो व्यक्ति हैं, जो मतलब गरीब जो व्यक्ति हैं, उनका अगर हम 50% ले लें, जो निचले क्रम में जो 50% के व्यक्ति हैं, जो निचले क्रम में
50% जो लोग हैं अगर हम उनको देखें तो उनके पास लगभग 3% पूरे देश की संपत्ति है। तो देखिए 1% आबादी के पास यहाँ पे मैं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ। 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफैम, ठीक है, OXPHAM, ठीक है, यही है। आई थिंक स्पेलिंग आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ, तो बाकी आप एक बार सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर सारी बातें आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्या है यहाँ पर इनइक्वालिटी है। लेकिन बस मैं यहाँ पे आपको ऐसा बता रहा हूँ, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, कि ऐसी सिचुएशन में जैसे कि ये सिचुएशन आपको मैंने बता दी कि इसके पास 1% के पास 40% पैसा है और 50% के पास, जो निचले क्रम में जो 50% लोग हैं उनके पास 3% पैसा है। तो ये बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। ऐसी सिचुएशन में जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो कुछ भी नहीं करेगी। नकारात्मक स्वतंत्रता कुछ भी नहीं करती है। आई होप यहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में नकारात्मक स्वतंत्रता है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल हकीकत का था, लेकिन मैंने इसको नेगेटिव लिबर्टी के साथ जोड़ के आपको बस दिखाया है कि ऐसी सिचुएशन में जो नेगेटिव लिबर्टी होती है वो कुछ भी नहीं करती। नेगेटिव लिबर्टी कहती है भाई हम यहाँ पर बस ये देखेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करे, बस, ठीक है। लेकिन भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में नेगेटिव लिबर्टी ऐसे सिचुएशन में नहीं है। कई सारे सकारात्मक चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि जो सरकार है वो कई तरह से राशन वगैरह बांटकर या अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाकर एक संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। अभी मैं सकारात्मक स्वतंत्रता आपको पढ़ाऊंगा तो बातें समझ में आएंगी। अब जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसकी आलोचना होती है, तो आलोचना किस आधार पर होती है, तो देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, लेकिन आलोचकों का मानना है कि व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को सिर्फ उसी काम की छूट दी जानी चाहिए जो नैतिक रूप से सही हो। देखो दोस्तों, जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि देखो आप नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कह रहे हैं कि व्यक्ति को ना स्वतंत्र छोड़ दो, वो कर लेगा अपना, उसको पता है बुरा क्या है सही क्या है सब उसको पता है, वो देख लेगा अपना, उसको छोड़ दो खुला, तो उसको छूट दे दो। लेकिन जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं भाई हम इसको छूट नहीं दे सकते, हमें छूट नहीं देनी चाहिए पूरी तरह। क्यों? हमें बस छूट उन्हीं कार्यों के लिए देनी चाहिए जो नैतिक रूप से सही हो सकता है कि कोई व्यक्ति शराब की दुकान खोलना चाहता हो जो नैतिक रूप से जो कि सही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के लिए एक बहुत ही मतलब जांच परख कर ही लाइसेंस दिए जाते हैं और इसके लिए लाइसेंस व्यवस्था भी होती है, आज हम देख भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम पूरी तरह खुला नहीं छोड़ सकते व्यक्तियों को, इस तरह आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। इसके साथ ही नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो और राज्य को अर्थव्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो सरकार है उसको राज्य के अंदर कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे शोषण को बढ़ावा मिलता है। लेकिन आप बात को समझिए, जो आलोचक हैं भाई वो यही कह रहे हैं कि अगर ये व्यवस्था हो जाएगी कि व्यक्ति खुला हो जाएगा, पूरी तरह खुला छोड़ देंगे अगर हम व्यक्ति को, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा, व्यक्तियों का शोषण होगा, कई सारे व्यक्तियों का शोषण होगा, शोषण को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि देखिए राज्य गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो। क्योंकि देखो जो सरकार होती है वो गरीबों के लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है, जैसे कि एक निश्चित वेतन तय करती है, निश्चित घंटे तय करती है काम करने के लिए, हाँ, और अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा पैसे उन्हें दिए जाएँ, इसकी व्यवस्था करती है। तो कई सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जाती हैं, और अगर सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी अर्थव्यवस्था में या व्यक्तियों को पूरी स्वतंत्रता दे देगी, तो इससे क्या होगा, जो गरीब लोग होंगे, मजदूर वर्ग होगा, उसका शोषण होगा। तो ये सारी बातें थी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, सारी बातें क्लियर होंगी, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। अब हम बात कर रहे हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। सकारात्मक स्वतंत्रता या तात्विक स्वतंत्रता, देखो सकारात्मक को तात्विक स्वतंत्रता भी कहते हैं, का अर्थ यह है कि कमजोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के ठोस प्रयत्न किए जाएं ताकि सबको अपने सुख के साधन जुटाने का उपयुक्त अवसर मिल सके। तो कहने का मतलब ये है कि जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके लिए भी कुछ कार्य किया जाए। सामाजिक और आर्थिक जो असमर्थ जो व्यक्ति हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो असमर्थ व्यक्ति हैं, उनके लिए कुछ काम करना, ठीक है, उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करना जिसमें वो भी साधन जुटा पाएँ और अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। मतलब गरीब लोगों की या जो कमज़ोर वर्ग हैं उसको भी ऊपर उठाया जाए, समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, ये कहती है सकारात्मक स्वतंत्रता। अब ये क्या है तो इसको आप अच्छे से समझिए यहाँ पर।
देखिए इस स्वतंत्रता में विनिमय और प्रतिबंध समाज के शक्तिशाली वर्गों को स्वतंत्रता में कटौती कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता में विनियम और प्रतिबंध समाज के शक्तिशाली वर्गों की, यहाँ पे बात को समझिए। देखिए जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, इसमें कई बार क्या होता है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या कई तरह के नियम बनाए जा सकते हैं, ताकि जो शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं उनकी स्वतंत्रता में थोड़ा कटौती करके एक सामाजिक व्यवस्था बनाई जा सके, सकारात्मक रूप से लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की जा सके। अब ये है क्या, छोटी सी लाइन है, इसका मतलब आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं भारत का उदाहरण आपको देकर, एक बिल्कुल सही उदाहरण आपको देकर मैं यहाँ पे सारी बातें आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि देखिए, अब भारत में आप देखेंगे जो टैक्स रिजीम भारत में है, इस समय अभी चल भी रही है। हालांकि अब इसे ओल्ड रिजीम कह दिया जाता है। अब नई एक रेजीम आ गई है, एक नई व्यवस्था आ गई है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, लेकिन अब ये पुरानी वाली भी चल रही है और ये लंबे समय से चलती आ रही है। तो इसी का मैंने उदाहरण यहाँ पर आपके लिए लिया है। अब यहाँ पर देखिए, और ये जो यहाँ पे मैंने कहा है इसको कि ये ओल्ड इनकम टैक्स रेजीम है, तो आप ये ना सोचें कि ये ओल्ड है तो ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है या ऐसा कुछ भी नेगेटिव थिंक आप माइंड में ना लाएं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं। और अभी जो करंट में जो नई रेजीम आई है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, वो भी कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी। हालांकि उसमें कुछ अंतर है, वो बात अलग है, वो अलग टॉपिक हो जाता है इनकम टैक्स का। लेकिन यहाँ पे आप बात को समझिए। जो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत, उसे आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको उदाहरण में बताया ना कि कई बार शक्तिशाली लोगों की स्वतंत्रता में थोड़ी कटौती कर ली जाती है ताकि सकारात्मक कार्यवाही की जा सके, ताकि सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान की जा सके। देखो क्या होता है इसमें, देखो जैसे कि भारत में अगर हम देखें तो 2.5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को एक भी रुपये टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही जो व्यक्ति 2.5 लाख से लेकर लगभग 5 लाख रुपए तक व्यक्ति कमाते हैं तो उन्हें 5% का टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति 5 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसको 20% टैक्स देना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख लो, बात को समझ लो कि 5 लाख कमाने वाले व्यक्ति को 5% टैक्स देना पड़ रहा है। 5 लाख का 5% कितना होगा, लगभग 25,000 ही होगा ना। ठीक है, 25,000 रुपये मतलब 5 लाख अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो उसे लगभग 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, 25,000 रुपये वो टैक्स देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये कमाता है तो उसे 50,000 टैक्स नहीं देना पड़ता, उसे 50,000 टैक्स नहीं देना पड़ता, उसे 20% टैक्स देना है। 20% का मतलब हो गया उसे 2 लाख रुपये टैक्स देने हैं। तो यहाँ पे बात को समझिए। ऐसा आप सोच सकते हैं ना कि 5 लाख कमाने वाले व्यक्ति को अगर मान लो 25,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो और 10 लाख कमाने वाले व्यक्ति को 50,000 देना पड़ेगा टैक्स। नॉर्मल थिंकिंग वाला व्यक्ति तो नॉर्मली यही सोचेगा कि बराबरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सकारात्मक स्वतंत्रता में यही होता है। क्योंकि जो ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति हैं उनकी थोड़ी सी स्वतंत्रता में कटौती करके जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए भी साधन जुटाए जा सकें। तो इस तरह यहाँ पर आप भारत में देख सकते हो कि 5% लिया जा रहा है इनसे टैक्स, इनसे 20%, और अगर कोई व्यक्ति 10 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उससे 30% का टैक्स लिया जा रहा है। मतलब इनकम के साथ टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। मतलब सरकार अधिक से अधिक जो अमीर व्यक्ति है उससे से ज़्यादा पैसा लेने का प्रयास कर रही है ताकि समाज में एक थोड़ी सी इक्वेलिटी आ सके, थोड़ा सा बैलेंस बन सके। ऐसा ना हो कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और गरीब बहुत गरीब हो जाए। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए सकारात्मक स्वतंत्रता में ऐसी कार्यवाहियाँ की जाती हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, बट शिक्षा का अधिकार, ये उदाहरण मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन चलो अभी बता देता हूँ पहले ये आपको। ये शिक्षा का अधिकार क्या है, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लो सरकार ने शिक्षा का अधिकार दे दिया। शिक्षा का जब अधिकार मिल जाता है तो सरकार के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सरकार उन बच्चों के लिए व्यवस्था करे जो स्कूल जाने में सक्षम या जिनके पास इतना पैसा नहीं कि वो स्कूल को अफोर्ड कर सकें। तो ऐसे में शिक्षा का अधिकार का मतलब एक तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, भारत में शिक्षा का अधिकार व्यक्तियों को दिया गया है, बच्चों को दिया गया है। अब ऐसे में क्या मतलब फ़ायदा है बच्चों के लिए। जैसे कि मान लो प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, अब मान लो टोटल 50 बच्चे हैं देश में और 50 बच्चे में से 40 बच्चे सक्षम हैं, प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्राइवेट स्कूल जा सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में सकारात्मक स्वतंत्रता में सरकार व्यवस्था करती है इन बच्चों के लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी कि इन्हें भी शिक्षा मिले,
ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता में यही होता कि सरकार कह देती, देखो सरकार कहती नकारात्मक स्वतंत्रता में कि देखो भाई सभी बच्चे स्कूल जा सकते हैं, कोई किसी को नहीं रोकेगा। लेकिन सरकार ये नहीं कहेगी कि आपके पढ़ाई के का खर्च हम उठाएंगे, या जो व्यक्ति पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाएगा उसके लिए स्कूल हम खोलेंगे, फ्री के स्कूल खोलेंगे। सरकार ऐसा नेगेटिव लिबर्टी में नहीं कहती। सकारात्मक लिबर्टी में यही होता है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल, उनके लिए सरकार या तो प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था करवाए या उनके लिए सरकारी स्कूल खोले। तो ये सरकार उनके लिए ये व्यवस्था करती है, और ये होता है सकारात्मक स्वतंत्रता। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ, सकारात्मक स्वतंत्रता में सरकार व्यवस्था करती है। जैसे कि मान लो यूपीएससी, एक उदाहरण ले रहा हूँ, थोड़ा हाइपोथेटिकल हो गया लेकिन फिर भी ले रहा हूँ यूपीएससी का उदाहरण, ठीक है। आप जैसे कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का तुलना में करके यहाँ पे आपको बताता हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता में बस यही होगा कि सरकार कहेगी कि देखो सभी बच्चे जिनकी एज इतनी इतनी है या जो ग्रेजुएट हैं वो सभी बच्चे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में सरकार देख रही है कि यार देखो वर्तमान समय में अगर हम देखें या ऐतिहासिक रूप से देखें तो कुछ जो भारत का समाज है वो पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे भी हमें ऊपर उठाना है। तो ऐसे में सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत सरकार ने थोड़ा सा आरक्षण की व्यवस्था कर दी कि कोई बच्चा अगर कम नंबर भी लाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाती है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता सिर्फ आपको आज़ादी देती है, सकारात्मक स्वतंत्रता आपके लिए व्यवस्था करती है। जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो वर्ग कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करती है नकारात्मक स्वतंत्रता। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। अभी और क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पे मुख्य बात करते हैं आइजिया बर्लिन की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है आइजिया बर्लिन से एग्जाम में। लास्ट टाइम आया था, पहले भी आया था, और आपको जो मैंने अभी आगे पढ़ाया है इसमें वो सारी बातें भी आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे, और यहाँ पे जो आगे पढ़ा रहा हूँ वो भी आप लिखेंगे। देखो आइजिया बर्लिन, कभी कभी यहाँ पे आइजिया की जगह ईजिया या आइजिया ऐसे कुछ लिखा हुआ एग्जाम में आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ईजिया या आइजिया कुछ भी लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना। बर्लिन याद रखना, स्वतंत्रता से संबंधित जब बर्लिन लिखा है तो आप समझ जाना कि वो आपसे इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पे अपने विचार दिए, इसको मैं पढ़कर आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। पढ़ मैं बस इसीलिए रहा हूँ ताकि आप सुन लें। बर्लिन ने यह तर्क दिया है कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के विचार क्षेत्र में नहीं आता। बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्यों का चयन करने से न रोका ना जाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो बर्लिन कह रहे हैं कि जो राज्य है, जो सरकार है, मैं राज्य कहता हूँ, राज्य आप भी लिखा करो एग्जाम में, पॉलिटिकल साइंस में आप राज्य ही यूज़ करोगे वर्ड, ठीक है। राज्य है, जो सरकार है, वो नकारात्मक स्वतंत्रता की ही रक्षा कर सकती है, ऐसा बर्लिन कहते हैं। और सकारात्मक स्वतंत्रता की जो रक्षा का जो विचार है वो राज्य के अंदर आता ही नहीं है, वो सरकार का काम है ही नहीं, ठीक है, ऐसा बर्लिन कह रहे हैं। बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्य का चयन करने से रोका ना जाए। सकारात्मक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्ति अपनी क्षमता, चरित्र और अपने साधनों के आधार पर करता है, और राज्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब राज्य कुछ नहीं कर सकता। राजनीतिक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता ही है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा बर्लिन कहते हैं। बर्लिन यह मानता है कि यदि कोई व्यक्ति गरुड़ पक्षी की तरह पंख फैलाकर आकाश में उड़ नहीं सकता तो यह उसकी कमी है। ऐसी हालत में हम यह शिकायत नहीं कर सकते कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति किसी मनचाही चीज़ का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है, जैसे कि उत्तम भोजन, विश्व भ्रमण या न्यायालय की शरण में जाने का, परंतु इन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगा है, तो उसे यह कहने का हक नहीं है कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। अपनी आकांक्षाएं पूरी कर पाने की क्षमता या अक्षमता व्यक्ति का अपना मामला है, राज्य का इससे कोई सरोकार नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आइजिया बर्लिन कुल मिलाकर कह रहे हैं कि जो सरकार है उसका काम सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना है, बस। सकारात्मक स्वतंत्रता से सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है।
आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ये बर्लिन कह रहे हैं कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है सरकार बस उसी को देखेगी, सकारात्मक से कुछ मतलब ही नहीं सरकार को। सरकार बस ये देखेगी कि सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का मतलब सभी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक ना बने और सभी को मतलब स्वतंत्रता प्राप्त हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर बर्लिन कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति मतलब सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो, प्रतिबंध ना हो किसी के ऊपर। बस जैसे कि मैंने आप ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यायालय में अदालत में जाने की सभी को मान लो स्वतंत्रता है, ठीक है, अदालत में जाने की सभी को स्वतंत्रता है और गरीब व्यक्ति अगर अदालत में नहीं जा पा रहा है तो बर्लिन कह रहे हैं तो ऐसे में भाई सरकार कुछ नहीं करेगी, आप अपना देख लो। कुल मिलाकर मैं यहाँ पर यही बता रहा हूँ कि आइजिया बर्लिन कह रहे हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत सरकार कुछ भी नहीं करेगी, ये व्यक्ति का अपना मामला है। व्यक्ति अपने आप को इतना सक्षम बनाए कि वो एक वकील अफोर्ड कर सके, व्यक्ति अपने आप को इतना अमीर बनाए कि वो अपना खुद का वकील अफोर्ड कर सके और अपना मतलब वो अदालत में केस वगैरह जो भी है मुद्दा है उसको ले जाए, ठीक है। सरकारी वकील उसको मुहैया नहीं कराएगी सरकार सकारात्मक स्वतंत्रता में इतना ध्यान नहीं देगी। तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं बर्लिन कहते हैं कि जैसे कि मान लो एक व्यक्ति हवा में नहीं उड़ सकता, गरुड़ पक्षी की तरह जैसे पक्षी उड़ जाते हैं हवा में, तो एक व्यक्ति हवा में उड़ नहीं सकता, तो क्या वो राज्य से शिकायत करेगा कि भाई देखो मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मुझे उड़ना है। तो ये कह रहा है बर्लिन कह रहे हैं कि भाई देखो वो आपकी अपनी क्षमता है, आप उड़ने लायक नहीं हो, वो आपके पंख नहीं है तो वो आप नहीं उड़ सकते, वो आपकी अपनी क्षमता है, सरकार इसमें कुछ भी नहीं करेगी। बर्लिन यही कह रहे हैं कि आपके पास अगर अच्छा खाने का पैसा नहीं है तो सरकार आपको अच्छा खाना लाके नहीं देगी, वो आप कमाइए, वो आपका मामला है। यहाँ पर मैं ज़मीनी स्तर पर आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, बाकी ये नोट्स में जो बातें लिखी ये आप लिखने का प्रयास करना एग्ज़ाम में, काफ़ी अच्छे से आपको सारी बातें यहाँ पे आपको समझ में आई होंगी। तो अपनी आकांक्षाएं पूरी कर पाने की क्षमता या अक्षमता व्यक्ति का अपना मामला है, यही कहते हैं बर्लिन यहाँ पर, ठीक है। सरकार या राज्य का इससे कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह कुल मिलाकर मैं ये भी कह सकता हूँ कि सकारात्मक स्वतंत्रता को मतलब बर्लिन ने अपने विचार में बिल्कुल जगह नहीं दी है, इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को ही बल दिया है। नकारात्मक स्वतंत्रता में एक बार और बता देता हूँ दोस्तों क्या होती है। देखो नकारात्मक स्वतंत्रता में ना व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र होता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति पूरी तरह आज़ाद है, बिल्कुल प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध होते हैं लेकिन बहुत लिमिट में, बहुत कम प्रतिबंध होते हैं व्यक्ति के ऊपर। सरकार बहुत मतलब सरकार की भूमिका बहुत कम होती है नकारात्मक स्वतंत्रता में। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति की अपनी क्षमता का विषय बनाकर सत्तावाद का खंडन किया है और उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो बर्लिन है इनके जो विचार हैं जिसमें इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को मतलब ज़्यादा महत्व दिया है और इसकी वजह से इन्होंने सत्तावाद पर खंडन किया है। मतलब देखो सत्तावाद में क्या होता है, सरकार की भूमिका ज़्यादा होती है, सरकार ज़्यादा बढ़ चढ़कर भूमिका अदा करती है और मतलब नियंत्रण रखती है व्यक्तियों के ऊपर। तो इस तरह बर्लिन ने सत्तावाद का भी एक तरह से खंडन किया है और उदारवादी व्यक्तिवादी विचार से ये मतलब इनके जो विचार हैं वो प्रभावित रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स में कुछ बातें दी गई हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जितना मैंने आपको पढ़ाया नकारात्मक और सकारात्मक वो इतना ओनफ आपके लिए है, तो इससे आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको काफ़ी कुछ जानकारी ऑलरेडी दे दी। इसके साथ ही दोस्तों अभी आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं। देखो एक ही देश में आप नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही स्वतंत्रता आप देख सकते हो। लाइक भारत का एग्जांपल ले लो, जैसे कि आपको फ्रीडम है, आप कोई सा भी धर्म फॉलो कीजिए, आप पूरी तरह आप अपनी मतलब तरह से उपासना या पूजा पाठ भी कर सकते हैं, ये आपका मतलब आपको इसके लिए स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। इसके लिए सरकार आपके लिए कुछ करेगी नहीं, ठीक है। सरकार आपको ऐसा नहीं कि पूजा की सामग्री आपको उपलब्ध कराए या सरकार खुद आपके लिए कुछ करे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप किसी भी तरह से अपनी इस स्वतंत्रता का प्रयोग करें, हाँ, बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये एक नेगेटिव लिबर्टी हो गई भारत में, आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही सकारात्मक आपको लिबर्टी भी देखने को मिल जाएगी। कई सारे ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दे दिए कि सकारात्मक तरह से भी लिबर्टी आप भारत में देख सकते हैं या किसी दूसरे देश में आप देख सकते हो। तो ये आप यहाँ पे ये बात भी समझ लो कि कई सारे अलग अलग मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता भी होती है और सकारात्मक स्वतंत्रता का भी प्रयोग हो रहा है। आई होप ऐसे आपको दोनों में अंतर भी पता चल गया हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
और बात करने जा रहे हैं अब हम मार्क्सवादी अवधारणा की। देखिए यहाँ तक अभी हमने जितना भी स्वतंत्रता को समझा वो काफ़ी हद तक आप देखोगे जैसे कि नेगेटिव जो लिबर्टी थी स्पेशली वो उदारवादी विचारधारा से संबंधित थी। अब हम यहाँ पे थोड़ा मार्क्सवादियों को देख रहे हैं कि वो किस तरह से स्वतंत्रता को, फ्रीडम को देखते हैं। ठीक है, अब जल्दी से, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो दोस्तों, स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं है। फ्रीडम डज नॉट इम्प्लाई लोनलीनेस। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत स्वतंत्रता या परतंत्रता की स्थितियां सामाजिक आर्थिक संदर्भ से जुड़ी रहती हैं। समाज से कटा हुआ, अकेला और अलग थलग पड़ा हुआ व्यक्ति स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता है। ठीक है, मार्क्सवादी उपयोगितावाद की इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के स्वार्थ को जोड़कर सर्वहित की सिद्धि की जा सकती है। यहाँ पे बात को समझिए। मार्क्सवादी है वो मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो अकेला होकर स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि आप देखोगे जो उदारवादी रहे हैं वो मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते रहे हैं, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते रहे हैं। और जो मार्क्सवादी हैं वो कहते हैं कि एक व्यक्ति समाज से कटा होकर, यानी मतलब कि समाज से अलग होकर अपनी स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठा सकता, अपनी स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता है। मतलब वो समाज में ही रहकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ अकेलापन नहीं है। ठीक है, आप समाज में रहकर ही समाज के सामाजिक जो व्यवस्था है उसके अंदर ही आप स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हो। इसके अलावा जो उपयोगितावादी हैं, उपयोगितावादी को आप यूँ भी समझ सकते हैं, जो उदारवादी रहे हैं समर्थक, वो उनका मानना है कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति का अपना एक स्वार्थ होता है, तो हर एक व्यक्ति का जो अपना स्वार्थ होता है वही सबसे ऊपर है, ये उपयोगितावादी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मार्क्सवादी हैं वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं देखो, समाज का हित में जो है वही सबसे ऊपर है, समाज का जो हित होगा वही व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो समाज पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, सामाजिक हित पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। इसके साथ ही ये एक उचित, एक तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली की भी बात करते हैं। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के अंतर्गत एक तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली होगी। तर्कसंगत उत्पादन प्रणाली का मतलब है जब समाज मतलब जो साधन है, उत्पादन के जो साधन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब पैसा कमाने के साधन, या जो अनाज उगा रहे हैं, हम कुछ भी उगा रहे हैं, जो साधन है हमारे जिससे हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से जो संसाधन है हमारे, उन पर जब पूरे समाज का स्वामित्व होगा तभी एक व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाएगा। क्योंकि ऐसी व्यवस्था में शोषण नहीं होगा और व्यक्ति को मतलब अपनी स्वेच्छा से वो श्रम करेगा ऐसी स्थिति में। तो ये इस तरह से मार्क्सवादी स्वतंत्रता को देखते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद की विचारधारा के अंतर्गत स्वतंत्रता को देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत ही एक व्यक्ति अच्छे से स्वतंत्र हो सकता है या स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। पूंजीवाद के अंतर्गत एक व्यक्ति का शोषण ही होता है, ऐसा मानना रहा है मार्क्सवादियों का। ठीक है, इसके अलावा जो मार्क्सवादी हैं वो वैज्ञानिक समाजवाद की सहायता से ही मनुष्य व्यवस्था लोक से निकलकर स्वतंत्रता लोक में प्रवेश कर सकता है। मतलब ये कि यहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान पर भी बल देते हैं। जो मार्क्सवादी हैं वो साथ में ही, यहाँ पे ऊपर मैंने जो बात बताई, ये सारी तो चीज़ें थी ही कि समाजवाद के अंतर्गत एक व्यक्ति स्वतंत्रता की सही कल्पना कर सकता है, ऐसा मानना रहा है, या एक सही तरह से स्वतंत्रता का आनंद उठा सकता है एक व्यक्ति समाजवाद की विचारधारा के अंतर्गत, समाजवाद के अंतर्गत, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। लेकिन साथ में मार्क्सवादी वैज्ञानिक समाजवाद को भी बढ़ावा देने की बात करते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद से व्यक्ति सहायता लेगा और जो व्यक्ति की विवशता है, मतलब प्रकृति के जो नियम है व्यक्ति उससे बंधा रहता है, तो उससे व्यक्ति की जो विवशता है वैज्ञानिक ज्ञान से वो कम होगी। व्यक्ति थोड़ा मतलब जो विवशता है, जो मजबूरी है व्यक्ति की, जैसे कि व्यक्ति प्रकृति से बंधा हुआ है, प्रकृति के सामने झुककर रहता है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति के अपने नियम कायदे कानून है। लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद की सहायता से व्यक्ति इस विवशता को कम कर सकता है। तो इस तरह स्वतंत्रता में मार्क्सवादियों ने वैज्ञानिक समाजवाद को भी शामिल किया है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी।
वीडियो सिर्फ इसलिए बड़ी हुई क्योंकि मैंने सारी बातें यहाँ पर ऐड की हैं वीडियो में। आप पूरी तरह आपके सिलेबस के ऊपर बेस्ड है ये वीडियो। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।